नाश्ता नहीं कर रहे क्या? अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वालों बेटा आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है? चलें सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग के बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कवर कर लिए थे, जो जिसके ऊपर अकाउंटिंग आपकी बनी है वो कवर कर लिया था कि सर एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ट्रेडिंग क्या, सॉरी, पार्टनरशिप क्या होती है, और एक कंपनी क्या होती है। सही। उसके बाद हमने सीखा था इन तीनों की प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है, कि सर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट्स ओनर्स के हैं, डेट्स भी ओनर्स के हैं सर, और डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओनर्स की है। सर कंपनी के केस में हमने सीखा था कि प्रॉफिट्स कंपनीज के हैं, डेट भी कंपनीज के हैं, और डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंपनी की हैं। और कंपनी और ओनर्स जो है वो सेपरेट अलग अलग लीगल लोग हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लोज किया था। इससे पहले हम लोग एक कहानी लेके चल रहे थे, दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन। सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? हमने लिखा था एसिड्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सर अब इतना तो आपको आइडिया हो चुका होगा। क्लास लिंक शेयर कर दें एक। अब यार क्लास लिंक कहाँ से शेयर होगा? आप लोग के मतलब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। सर लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंज आएगा, नहीं जरूरी नहीं है सर, हो सकता है उस वही चेंज एक और उसका रिवर्स चेंज लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा आ जाए। क्या मतलब? सर फॉर एग्जाम्पल जब मैं कैश खरीद रहा था, ओ सॉरी कैश कैसे खरीदूंगा, फर्नीचर खरीद रहा था कैश पे करके, तो सर एक एसेट बढ़ रहा था और एक एसेट कम हो रहा था। तो सर पहला चेंज भी कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, दूसरा चेंज भी कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर क्रेडिट पे खरीद रहा था, तो सर एक एसेट बढ़ रहा था फर्नीचर का और एक लाइबिलिटी बढ़ रही थी फर्नीचर पेबल की। तो एक चेंज लेफ्ट हैंड साइड पे था और एक चेंज राइट हैंड साइड पे था। तो सर कंक्लूड हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अकाउंटिंग की हर ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होंगे। अब वो दोनों या तो एसिड्स में हो सकते हैं, एक एसिड एक लाइबिलिटी में हो सकता है, एक कैपिटल एक लाइबिलिटी में हो सकता है, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होंगे। ऐसा है। तो सर इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। सही, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग 8 कॉन्सेप्ट्स पे डेवलप हुई हुई है, उसमें से दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपके सामने डबल एंट्री बुक कीपिंग का। ठीक है। अब ये कहानी क्या है सर, ये जो हम इक्वेशन लेते हुए चल रहे थे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली, इसमें मसला पता है क्या है? सर बहुत फैला हुआ काम है और कुछ सिमटा हुआ नहीं है ना? मतलब अगर एक कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, तो वो एसेट की लिस्ट बनाने में इसकी जिंदगी निकल जाएगी, है ना? सिमिलरली कैपिटल का हिसाब, लाइबिलिटी का हिसाब तो दो दो पेज पे के एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होगी। अब दूसरा मसला क्या होगा कि सर लेट से एक कंपनी 10 साल पुरानी हो चुकी है, ठीक है, फिर उसने नई कोई ट्रांजेक्शन करी, तो 10 साल पुराने जितने एसेट्स हैं, 10 साल पुराने जितनी लाइबिलिटीज हैं, पहले सारी वो ला के रखे, फिर जो नई ट्रांजेक्शन आई है उसका इम्पैक्ट ला के डाले। तो ये तो मेरे लिए सूटेबल नहीं रहेगा ना। अब खुद सोचो, पीछे मैं हम शुरू में अगर चलें, सर जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन आती थी, पहले पुराना वाला सिचुएशन जितनी थी वो सारी की सारी लिखनी पड़ती थी, फिर उसके बाद जो भी नई मूवमेंट आती थी, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो कर रहा होता था, है ना? तो अब अगर 10 साल पुरानी कंपनी है तो उसके एसिड्स भी इतने ही होंगे, उसकी लाइबिलिटीज भी इतनी होंगी, तो पुरानी सिचुएशन लिखते लिखते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो इसी वजह से हमने इसका एक डिफरेंट सोल्यूशन निकाला, हमने निकाली डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक बुक बनाना जिसको हम बोलते हैं जनरल जर्नल, जर्नल। सही। ये बुक हमने बनाना सीखनी है आज। ठीक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? सर जिस तरीके से हमारे पास मैथ में ऑपरेटर्स होते हैं चार, कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर जो हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस का मतलब इंक्रीज करना, माइनस का मतलब डिक्रीज करना, मल्टीप्लाई का मतलब दो चीजों को प्रोडक्ट में लेके आना, और डिवाइड का मतलब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। सर अकाउंटिंग में भी इस तरीके से दो बेसिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। एक ऑपरेटर कहलाता है डेबिट और एक ऑपरेटर कहलाता है क्रेडिट, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं। सही। तो मैथ्स के दो ऑपरेटर्स जो आपके प्लस माइनस वाले ना, उनको यहाँ पे नाम दिया गया डेबिट क्रेडिट। सिर्फ एक छोटा सा मसला है, प्लस का मतलब हमेशा क्या होगा,
नहीं, प्लस का मतलब हमेशा क्या होता है, दो चीजों को प्लस, अरे अकाउंटिंग नहीं पूछ रहा, मैथ पूछ रहा हूँ। प्लस का मतलब क्या होता है, दो चीजों को प्लस करना, यानी दो चीजों को उर्दू जबान में अगर बोलूं ये कह सकता हूँ, दो चीजों को इंक्रीज करना। सही। सिमिलरली माइनस का मतलब क्या होता है, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना, उर्दू जबान में बोलें तो क्या ये सही कह रहा हूं मैं कि एक में से दूसरी को रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है। सर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेबिट कभी बोलेगा कि भाई इंक्रीज कर दो, कभी डेबिट बोलेगा डिक्रीज कर दो, कभी क्रेडिट बोलेगा इंक्रीज कर दो, कभी क्रेडिट बोलेगा डिक्रीज कर दो। क्या मतलब, सर हमने सीखे हैं कि हमारे पास टोटल मिला के 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। सही है। तो सर जब भी मुझे एसेट को इंक्रीज करना हो, अकाउंटिंग वाले बराए मेहरबानी, मुझे पता है आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है, थोड़ी सी देर के लिए खामोश रहेंगे, ठीक है। सर जब भी मुझे एसेट को इंक्रीज करना हो, इंक्रीज करने का मतलब ऐड करना हो, तो अकाउंटिंग की दुनिया में हम इसको बोलते हैं कि आप इसको डेबिट करें। सही है। डेबिट का क्या मतलब है, डेबिट करने का थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है। ये समझ लीजिए, एसेट को इंक्रीज करने के लिए यानी एसेट को प्लस का ऑपरेटर लगाना हो तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सही। जब प्लस करने के लिए डेबिट कर रहा हूं तो कम करने के लिए क्रेडिट। तो सर जब भी मुझे एसेट को डिक्रीज करना हो तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक है। मुझे ये बताइए, हमने ये सीखा है ये साइड और ये साइड बराबर होती है ना, ये साइड और ये साइड बराबर होती हैं। सर एसेट के बारे में मैंने डिसाइड किया कि इंक्रीज करना तो डेबिट, डिक्रीज करना तो क्रेडिट। मुझे ये बताइए, वो बचपन की अकाउंटिंग, सॉरी मैथ सीखी हुई है कि इक्वल्स टू के एक साइड पे दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो अकाउंटिंग वो बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट याद है। वही मैथ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगते हैं कि सर मैंने डिसाइड किया हुआ है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज है उसको इंक्रीज करने के लिए डेबिट करूंगा, उसको डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करूंगा। तो सर जब मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो साइन पलट जाएंगे मेरे। मतलब सर जब एक लायबिलिटी को इंक्रीज करना होगा तो क्या करूंगा, तो सर क्रेडिट के लिए, सॉरी इंक्रीज के लिए लायबिलिटी विल ऑलवेज बी क्रेडिट। सिमिलरली सर कैपिटल भी जब मुझे इंक्रीज करना होगा तो क्रेडिट करूंगा। ये चीज समझ में आती है। देखो जब मैंने अभी क्या डिसाइड किया कि इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना है और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना है। ये चीज समझ में आई। तो सर जब मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो साइंस उल्टे हो जाएंगे। मतलब अब मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करूंगा, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और उनको डिक्रीज करने के लिए डेबिट्स करूंगा। क्या ये चीज समझ में आती है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा पलट के लिखते हैं। सर अगर मुझे एसिड को इंक्रीज करना हो या मुझे एसिड को डिक्रीज करना हो, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए अभी हमने क्या डिसाइड किया, हमारा ऑपरेशन क्या है कि अगर मुझे एक एसिड इंक्रीज करना है मैं क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। सही। और अगर एक एसिड डिक्रीज करना हो तो मैं क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वालों की कहानी है। सही। हमने सीखा है मैथ्स में, बेसिक मैथ्स जब पढ़ी थी कि अगर यहां से कोई चीज उठ के यहां जाती है तो अपने साइन कन्वर्ट कर लेती है। प्लस का साइन अगर फॉर एग्जांपल एसिड के साथ लगा हुआ है, एसिड अगर वहां लेके जाऊंगा तो माइनस का साइन लेके जाएगा। तो सर मैं अब यहाँ पे प्लस माइनस के साइन तो है नहीं, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के ऑपरेटर्स हैं। तो अगर एसिड के साथ डेबिट लगाया हुआ है किस चीज के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो इक्वेशन के दूसरी साइड वाले जो इनके साइन रिवर्स होंगे ना सबके। तो सर जब लायबिलिटी को इंक्रीज करना होगा तो क्या करना चाहिए, एसिड के इंक्रीज के लिए यानी लेफ्ट हैंड साइड के इंक्रीज के लिए डेबिट कर रहा था, तो राइट हैंड साइड के इंक्रीज के लिए इसका उल्टा होना चाहिए। तो सर राइट हैंड साइड के इंक्रीज के लिए मैं कहाँ गया, क्रेडिट करूंगा। सही। और कम करने के लिए डेबिट करूंगा। समझ में आती है। पक्का। सिमिलरली कैपिटल की भी यही कहानी होगी। सही। तो सर अब इसको अगर सम करना शुरू करें, सर एसिड इंक्रीज करना हो तो क्या करें, एसिड इंक्रीज करना हो क्या करें, एसिड डिक्रीज करना हो क्या करें, लाइबिलिटी इंक्रीज करनी हो तो क्या करें, लाइबिलिटी डिक्रीज करनी हो तो क्या करें,
और सिमिलरली कैपिटल इंक्रीज करना हो तो क्या करें, क्रेडिट। लाइफ कैपिटल इंक्रीज करना हो तो ये रहा क्रेडिट, और जब डिक्रीज करना हो तो डेबिट। अच्छा, अब आखिरी चीज बचती है हमारे पास, ये दो बचते हैं, इनकम और एक्सपेंस। चलो अब इंजीनियरिंग वालों से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, अकाउंटिंग वालों को अगेन मुझे पता है ये सारी चीजें पता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों से पूछ रहा हूँ। आपके हिसाब से जब इनकम मुझे बढ़ानी हो तो डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? अकाउंटिंग वाले खामोश रहेंगे, ठीक है। सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों से पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे इनकम बढ़ानी है तो मुझे डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट? क्रेडिट। अकाउंटिंग के हो या इंजीनियरिंग के हो? इंजीनियरिंग के हो, चलो ठीक है। सर क्यों, अच्छा हमें करना क्या चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए, इनकम इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करनी चाहिए, क्यों? रिकॉर्ड तो एक्सपेंस भी कैपिटल में होता है। हाँ, कैपिटल को इंक्रीज करता है। सर इनकम की डेफिनेशन याद कीजिए, क्या डेफिनेशन याद करी थी हमने? मैं याद दिला देता हूँ, रुक जाओ। ये रही। सर इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, कहाँ गया? इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो एनहेंसमेंट ऑफ एसेट वगैरह वगैरह दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इक्विटी। इनकम की वजह से इक्विटी यानी कैपिटल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? इनकम की वजह से कैपिटल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? इंक्रीज होता है। तो इनकम रिकॉर्ड करने के लिए भी मुझे, जब मैं कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर रहा हूं, तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए भी क्रेडिट करना चाहिए। समझ में आई ये चीज? जब मैं कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर रहा हूं तो इनकम बढ़ाने के लिए भी क्रेडिट करना चाहिए। सही है। और ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल इसी के रिवर्स, जब कैपिटल कम करने के लिए मैं डेबिट कर रहा हूं तो इनकम कम करने के लिए भी डेबिट करना चाहिए। अच्छा, जब मैंने एक्सपेंसेस की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें क्या था सर? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ पीरियड दैट रिजल्ट इन इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह 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 दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी। तो मतलब सर एक्सपेंस जब भी होता है, एक्सपेंस जब भी होता है तो हमारा कैपिटल कम होता है। एक्सपेंस जब भी होता है हमारा कैपिटल कम होता है। तो सर अभी मुझे बताइए, कैपिटल को कम करने के लिए क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो सर एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए भी डेबिट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मेरे कैपिटल को कम करेगा, है ना, कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो इसके लिए भी मैंने डेबिट किया। सिमिलरली जब एक्सपेंस कम होगा कैपिटल बढ़ जाएगा, तो सर यहाँ पे क्रेडिट आएगा। मुझे बताइए ये कहानी समझ में आती है? सर उर्दू जबान में अगर लिखूं, ये यानी पूरी पीछे की बेसिक्स बता दी, क्या है असल में रट्टा सब मार लेते, मैंने भी पहले शुरू शुरू में रट्टा मारा था। एसेट और एक्सपेंस बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। और कैपिटल लाइबिलिटी इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट, और डेबिट कम करने के लिए डेबिट। मुझे ये बताओ, ये रट्टा किसी ने मारा है कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट? अकाउंटिंग वालों, ये रट्टा तो किसी ने नहीं मारा, व्हाट कम्स इन इज डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मुस्कुराहटे देख के लग तो रहा है कि मारा हुआ है, पढ़ा हुआ है कभी ना कभी। भाई बराए मेहरबानी ये रट्टा याद नहीं रखना, ठीक है, गलत है ये चीज। मुझे ये बताइए ये कहानी समझ में आती है? हम्म। पांच चीजें याद रखनी है, बाकी पांच ऑटोमेटिकली उसके याद हो जाएंगी। एसेट का इंक्रीज, एसेट का इंक्रीज, सर लाइबिलिटी का इंक्रीज, कैपिटल का इंक्रीज, इनकम का इंक्रीज, एक्सपेंस का इंक्रीज, डेबिट। तो सर बाकी जब इनकी डिक्रीज की बारी आएगी तो जो डेबिट था वो क्रेडिट, और जो क्रेडिट था वो डेबिट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? पक्का? कोई सवाल नोट कर लिया ये? अच्छा, अब अगला सवाल सबके ध्यान में चल रहा है, डेबिट क्रेडिट करते कैसे हैं, मतलब क्या है इसका, वो सीखते हैं, आइए। कॉपी कर लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों बेटा जिंदा हो।
कॉपी कर लिया बेटा? अच्छा सर, ये तो हमने पता चल गया कि इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना है एसेट को और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट वगैरह वगैरह। तो ऑपरेटर्स पता चल गए कौन से कब यूज होने। अब अगला सवाल, ऑपरेटर्स यूज होते कैसे हैं? जैसे आप लोगों को ये बताया गया था शुरू में, प्लस करने के लिए अपना चीजों को बढ़ाने के लिए प्लस करते हैं, चीजों को कम करने के लिए माइनस करते हैं। फिर अगली चीज ये बताई गई थी प्लस होता कैसे है और प्लस माइनस होता कैसे है। तो इसी तरीके से अब डेबिट होता कैसे और क्रेडिट होता कैसे ये सीखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन, एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आई, या पीछे से लिखें, पीछे से बहुत पीछे जाना पड़ेगा, छोड़ो। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000 कैश। सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन बता सकता है कोई मुझे क्या होगा? सर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या लिखूंगा? सर मैं रेड से अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या लिखूंगा? कैश बढ़ा 1,000 रुपए से, इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल बढ़ा 1,000 रुपए से। सही है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, 5,000 है। सही है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई, ये चीज हमने सीखी हुई है, इसमें मसला नहीं है। अब आती है सर एंट्री, जिसको हमने क्या बोला था अभी पीछे, नाम क्या दिया था? डबल एंट्री। सर डबल एंट्री का बनाई कैसे जाती है? सबसे पहली चीज सर, एक कॉलमनर बुक कहलाती है ये। इतनी बड़ी वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी एंट्री है। सही है भाई, एक इस किस्म की बुक होती है आपके पास। सही है। इन कॉलम्स में सबसे पहला कॉलम आता है आपके पास डेट का, दूसरा कॉलम आपका कहलाता है पर्टिकुलर। सही है। तीसरा कॉलम एल एफ या पी आर, ये दो वर्ड लिखे जाते हैं, सिर्फ लिख लो, क्या काम होता है बाद में जाके कभी सीख लेंगे। अभी इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एल एफ या पी आर, अच्छा पी आर है सॉरी। फिर मैंने एक कॉलम में लिखा डेबिट और एक कॉलम में लिखा क्रेडिट। ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला? सही है, ये एक सिंपल फॉर्मेट हमें याद करना है। अच्छा जी, तो सर अब मेरे पास हुआ क्या कि कैश आया था 5,000 रुपए से और कैपिटल बढ़ा 5,000 रुपए से। मुझे कैश को क्या करना है? इंक्रीज करना है। कैश को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्यों? एसेट है, बहुत अच्छे। तो सर डेबिट साइड में मैं लिखूंगा 5,000। कौन सा? किसको डेबिट कर रहा हूं मैं? कैश को डेबिट कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज है मेरे पास कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल को क्या करना है? इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्या करता हूं? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे लिख दूं 5,000। किसको क्रेडिट कर रहा हूं? कैपिटल को। मुझे बताइए ये कहानी समझ में आती है? पक्का? सिंपली मैंने क्या किया, जो सी चीज बढ़ाने के लिए डेबिट होनी है वो मैंने डेबिट साइड पे ले जाके लिख दी, और पर्टिकुलर में लिख दिया कि कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के फौरन बाद अगली ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, या बल्कि पहले एक काम करो, पहली ट्रांजेक्शन कॉपी करो फिर आगे बढ़े। कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया? एल एफ और पी आर, इनका चलो आप सिर्फ नाम लिख लो, यानी इनकी फुल फॉर्म लिख लो। पी आर मीन्स पोस्टिंग रेफरेंस। सही है। और एल एफ मीन्स लेजर फोलियो। सही। सिर्फ नाम लिख लो, ये अभी समझाने का फायदा नहीं क्योंकि आपने लेजर्स नहीं पढ़े हुए। जब हम तीसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अपना सीखेंगे लेजर्स को,
तब जाके मैं बताऊंगा ये क्या कहानी होती है। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए मैंने एक कॉलम डलवाया। मुझे बताइए, लिख लिया? आगे बढ़े, अगली ट्रांजेक्शन पे चलें। सर अगली ट्रांजेक्शन, अच्छा डेट यार मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो नंबर लिख के वही हमारी डेट है, तो ये 1 जनवरी आ गई। अब जब अगली बारी में आऊंगा, मुझे अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे पहले बताइए क्या होगा। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? मैं बोलूंगा कि भाई कैश मेरा जो 5,000 का था अब कितने का हो गया, तो 3,000 लिख देना चाहिए। और उसकी जगह मुझे एक फर्नीचर रिकॉर्ड करना चाहिए 2,000 रुपए का। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सर कैपिटल आज भी उतने का, 5,000 रुपए का। ठीक है, जब मैं इसकी डबल एंट्री पास करूंगा, कहाँ से पेस्ट होता है, कहाँ से, हाँ, जब मैं इसकी डबल एंट्री पास करने आऊंगा, अब जरा खुद से मुझे सोच के बताएं आप लोग। अकाउंटिंग वालों बराए मेहरबानी प्लीज, मुझे पता है आप लोगों को आता है, मुझे पता है, अल्लाह की कसम मुझे पता है आप लोगों को आता है। मुझे इंजीनियरिंग वालों को थोड़ी देर पढ़ाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों, आप लोगों से मेरा सवाल है, कौन सी चीज यहाँ पे डेबिट होनी चाहिए, कौन सी चीज यहाँ पे क्रेडिट होनी चाहिए? फर्नीचर क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। क्यों सर? फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट करता हूं। सही है। कैसे इंक्रीज हुआ? कैश पे करके, तो कैश का बैलेंस कम हुआ, एसेट डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है 2,000। अच्छा एक चीज और याद रखना था, मैं बताना भूल गया। सर ये पहली वाली एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखें, मैं थोड़ा सा इसको इंसानों की तरह लिखूं। सर ये मेरे कॉलम के साथ लिखा है। सर क्रेडिट पे जो भी चीज लिखी जाती है ना, उसको थोड़ा सा धक्का मार के साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे भी इंसान बनूं, कॉलम के साथ लिखना है मुझे, मार्जिन के साथ। डेबिट जो भी है वो मार्जिन के साथ होता है, और क्रेडिट जो भी है उसको थोड़ा सा धक्का मार के साइड में कर देते हैं। ठीक है, हाँ, लाइन को क्या हुआ, कहाँ आ रही है टी? अच्छा ये, अच्छा ये तो अब सही है। ये आ गई मेरे पास, दो कौन सी तारीख थी, 2 जनवरी की। मुझे बताइए क्या ये कहानी समझ में आती है? पक्का? अच्छा ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन में साथ साथ पास कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ समझाने के लिए पास कर रहा हूँ, असल में आप सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री बना रहे होते हो। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछी जाए कि पास दी एंट्री फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तो ये चीज नहीं बनानी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं सामने रखा हूँ। आगे बढ़ू, तीसरी ट्रांजेक्शन लिखूं। अच्छा यहाँ पे अकाउंटिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के हैं? सही है। और कितने लोग ऐसे हैं जो ओए लेवल्स अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं? ओए लेवल्स का कोई भी नहीं है। मैं वैसे कंपैरिजन आप लोगों को बता दूं, ओए लेवल्स वालों के लिए ये जो पीआरसी का कोर्स है, उन्होंने 10 में से 9 चैप्टर पढ़े हैं ऑलरेडी। सही है। और इंटरमीडिएट के जो हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने 10 में से 8 चैप्टर्स पढ़े हैं ऑलरेडी। आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन क्या होती है, एक्रूवल्स क्या होते हैं, प्रीपेमेंट्स क्या होती है, लेजर्स क्या होते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, और क्या होता था, डेप्रिसिएशन बता दिया मैंने, बैड डेट, बैंक रिकंसिलिएशन, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। सही है। कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो आपके कोर्स में नहीं है, वो आगे जाके आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने पढ़े हैं वो आपने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ी है। सही, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखे। सही है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीखा कि आपके पास एक ट्रायल बैलेंस आता है, बोलता है इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, नीचे एक दो एंट्रीज लिख देता है कि भाई क्लोजिंग बैलेंस इतना है और एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है इतना है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है फाइनल फाइनल अकाउंट। ठीक है, और दूसरी चीज, एक टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, वो ओ लेवल जे लेवल दोनों के लिए, हर किसी के लिए नया टॉपिक होगा, दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों के लिए सारी दुनिया ही नहीं है, तो सुकून से पढ़ेंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली कहना ये चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग वालों, मुझे पता है ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके हो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहे हैं सर, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग वालों को भी पढ़ाना है साथ में। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरू शुरू में हम अपना स्लो चलेंगे। एक मरतबा जर्नल एंट्री और लेजर, ये 3 चीजें कवर हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन, एंट्री और लेजर, ये 3 चीजें कवर हो गई, फिर मैं फुल स्पीड भागना शुरू कर दूंगा। ठीक है,
कैश 2,000 बचा है या 3,000? कैश बेटा 3,000 बचा ना, 2,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा। सही, परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, तो 2,000 पे किया होगा ना, 3,000 रिमेनिंग बचा होगा। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन की मैं अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पास कर रहा, आपने बतानी है। ठीक है, आपसे मुराद कौन है? इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, अकाउंटिंग वालों तुमसे पूछूंगा, लेकिन मुश्किल वाली पूछूंगा। अच्छा जी, परचेज्ड इन्वेंट्री फॉर रुपीज 3,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे। बहुत अच्छे। तो सर हमने 3,000 रुपए की उधार पे इन्वेंट्री खरीदी है। बताइए क्या एंट्री पास करनी चाहिए? पास कर लो पहले, फिर बताना मुझे। अच्छा, अकाउंटिंग वालों, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है, पास सबने करनी है अपने पास। ठीक है, सवाल जो कर रहे हैं वो लिखते तो जाएं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा 3,000 रुपए से। चलो बेहतरीन। 3 जुलाई, जुलाई था जनवरी था, कौन सा था? जनवरी था। 3 जनवरी को नुजरा के हिसाब से इन्वेंट्री डेबिट होनी चाहिए। कितने से? 3,000 रुपए से। अच्छा, अभी क्रेडिट क्या करूं? कैश क्रेडिट करूं? हाँ, अकाउंट्स पेबल। सर याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था वो वाला उधार जो इन्वेंट्री परचेज करने के लिए हो, वो कौन सा कहलाता है? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो सर क्रेडिट में लिखा मैंने अकाउंट्स पेबल। मुझे बताइए ये एंट्री समझ में आती है? पक्का? उधार वाला क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट है। नहीं 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 नहीं, ये आप इसका पूछ रहे हो ना, परचेज ऑन क्रेडिट। सर इस वाले ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे परचेज किया है बस। सही है। सिमिलरली अगली ट्रांजैक्शन जैसे जो मैं लिखने जा रहा था, नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 5, सोल्ड इन्वेंट्री फॉर रुपीज 5,000। मैं यहाँ पे भी, अगर ये सेल क्या कहते हैं उसके ऊपर हो रही होती, उधार के ऊपर हो रही होती, मैं यहाँ पे भी ऑन क्रेडिट लिखता। ठीक है अब्दुल हन्नान, फॉर रुपीज 5,000 ऑन, सॉरी फोर्थ, सॉरी, थर्ड वाली में क्या हुआ? हमने क्या कहा कि भाई इन्वेंट्री खरीदी है 3,000 रुपए की, ऑन क्रेडिट खरीदी है मतलब उधार पे खरीदी है। एक एसेट बढ़ा मेरा इन्वेंट्री का। अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान में रखो। एक एसेट बढ़ा मेरा इन्वेंट्री का। तो एसेट बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। तो इन्वेंट्री मेरी डेबिट होती हुई नजर आ रही है। उधार पे खरीदा है तो मेरे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। मुझे किसी को पे करना है ना फ्यूचर में जाके। तो सर जो जब लायबिलिटी बनानी है, मुझे लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो क्या करूंगा? उसको क्रेडिट करूंगा। तो क्रेडिट साइड लायबिलिटी क्रेडिट करा दी। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। हाँ भाई अकाउंटिंग वालों, अब बताओ क्या एंट्री पास होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, चलें आपकी बात मान लेते हैं। क्या हो गया? पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा भाई, इन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों का कहना है कि 4 जुलाई को, सॉरी 4 जनवरी को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट करूंगा। ठीक है, कितने से?
5000 से। मसला है एक छोटा सा। सर मेरी बुक्स में एक अदद इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई थी, वो तो गई नहीं, हालांकि असल में तो जा चुकी है। भाई ये मुझे बताइए, ये जो 3000 रुपए की इन्वेंट्री है, क्या मेरे पास मौजूद है? क्या ये मेरे पास मौजूद है? मेरी बुक्स में से बाहर जा चुकी होनी चाहिए ना फिर तो। लेकिन आपने तो यहाँ पे क्रेडिट कराया ही नहीं इन्वेंट्री को। अच्छा, सेल्स इन्वेंट्री क्रेडिट करूं यहाँ पे? चलें, आपकी बात मान लेते हैं, इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। अच्छा जी, तो अब क्या मसला आ रहा है सर? सर इन्वेंट्री हमने रिकॉर्ड कितने की करी थी? तो जहां जब बाहर जा रही होगी तो कितने की बाहर जाएगी? 3000 की बाहर लेके जाऊंगा ना, 5000 की लेके कैसे चले जाऊं मैं? भाई इन्वेंट्री है मेरे पास, ये बोतल मैं खरीद के लाया 30 रुपए की, मैंने एंट्री क्या पास करी होगी? बोतल डेबिट 30 रुपए और कैश क्रेडिट 30 रुपए। अब जब ये बोतल मेरी बुक्स में से बाहर निकलेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 30 की जगह 50 रुपए की बाहर निकल जाए। जितने की आई थी उतने में ही बाहर जाएगी। अच्छा भाई, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आसान जबान में एंट्री पास कर लेते ना यार। सेल्स, सेल्स क्या है मेरे लिए? इनकम है। सही है, 5000 रुपए की मैंने इनकम रिकॉर्ड करी। सर मसला वहीं पे मौजूद कि इन्वेंट्री अभी भी हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मौजूद है, तो इन्वेंट्री भी क्रेडिट कर दें। इन्वेंट्री बाहर निकाल दूं, मेरी बुक्स में से बाहर चली गई ना इन्वेंट्री, तो 3000 रुपए से क्रेडिट हो जाना चाहिए। मसला कहाँ पे कि सर इसके अगेंस्ट में डेबिट कौन लेके आए? हम्म, इसके अगेंस्ट में अकाउंटिंग वालों क्या हो गया? पीरियोडिक परपीचुअल इन्वेंट्री पढ़ी है? इंटरमीडिएट में पीरियोडिक और परपीचुअल इन्वेंट्री पढ़ी है? नहीं पढ़ी? इंटरमीडिएट में नहीं है? चलो खैर, मुझे ये बताओ, जब सेल्स करते हैं हमारे पास एक एक्सपेंस बनता है, उस एक्सपेंस का क्या नाम देते हैं जो हमारे पीएनएल में भी नजर आता है? अकाउंटिंग वालों से पूछ रहा हूँ, अजीबो गरीब नाम, ठीक है। पीएनएल जब मैं बनाता हूँ, तो मेरे पास एक सेल्स बनी हुई आती है, लिखी हुई आती है, उसके फौरन बाद क्या चीज होती है? कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? नहीं होती क्या है? सर देखो, सेल कॉस्ट का मतलब खर्चा, किसका? सेल करने का खर्चा। सही है। मैंने यहाँ पे सेल करी कितने रुपए की? सर इस 5000 की सेल करने में कितना खर्चा हुआ? मैंने अपनी जेब से 3000 का खर्चा किया था ना। तो सर मैं एक एक्सपेंस बनाता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। कितने का? 3000 का। सही। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट। यहां पे अगर मैं नंबर्स लिखूं, अभी इसको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल के दिखा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। मैंने बोला भाई 5000 रुपए की सेल्स है। सही है। 3000 रुपए इस सेल को करने में खर्चा हुआ, तो मेरा प्रॉफिट कितना बनना चाहिए? प्रॉफिट कितना बनना चाहिए? 2000 रुपए का। तो सर मैंने इसकी दो एंट्रीज पास करके दिखाई आपको। पहली एंट्री किस चीज के लिए? इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरी एंट्री किस चीज के लिए? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। अब आइए जरा इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डालिए मेरे साथ। सर कैश में कोई चेंज? कैश में कोई चेंज नहीं है सर। ओह, पिछली वाली थी नहीं हमारे पास। पिछली अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कैश 3000 था, मैंने 3000 का कैश रखा। 2000 का फर्नीचर था, मैंने 2000 का फर्नीचर रखा। सर इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद थी, इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद थी, अब आनी चाहिए। क्यों? बेच दी ना हमने, बाहर निकाल दी, तो इन्वेंट्री जीरो होनी चाहिए। ऐसा? इन्वेंट्री की जगह मुझे अकाउंट रिसीवेबल बुक करना चाहिए 5000 रुपए का। टोटल कितना बनता है बेटा? 10,000 रुपये। मुझे बताइए यहाँ पे कोई मसला? इज इक्वल टू के दूसरी साइड चलते हैं। सर एक यहाँ पे आएगा मेरे पास कैपिटल, और एक यहाँ पे मेरे पास आएगी अकाउंट लाइबिलिटी। में कौन सी है लाइबिलिटी? है अकाउंट्स पेबल था ना, जो मैंने परचेज किया था, 3000 रुपये। मैं लेक्चर का पूछ लेता हूँ बेटा, यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा, अपलोड करवा देता हूँ मैं। सही है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के हालात थे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन, अरे यार आवाज निकाल लो थोड़ी सी प्लीज।
अच्छा 3,000 रुपये यहाँ पे, तो कैपिटल मेरे पास कितना आया होगा उस टाइम पे? 8,000 रुपये का था। एक मिनट, हमने एंट्री क्या पास करी थी, कहाँ गई? ये वाली एंट्री पास करी थी ना, इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेएबल, तो कैश इन, ये कितना था? 5,000 का था कैपिटल। सही है। ये सिचुएशन थी मेरी बिफोर पासिंग दीज एंट्रीज। अब मैंने अभी, अब हमने कितना कैलकुलेट किया, 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है ना, तो प्रॉफिट कैपिटल के अंदर ऐड करा दूं। कितने का सर, टोटल कितना बनता है? यहाँ पे कितना है? क्या टोटल मेरा मैच हो रहा है? पक्का? तो सर याद रखिएगा, जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स हमारे लिए इनकम है। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ? इन, इनकम बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। इनकम का इंक्रीज कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो सर जब भी मैं सेल्स करूंगा, तो अभी तक जो हमें अकाउंटिंग सीखी है उसके हिसाब से आपका एक एक्सपेंस भी आना चाहिए। सही, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, वरना प्रॉफिट कैसे निकालोगे? समझे? एक इनकम रिकॉर्ड करी 5,000 की, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 3,000 का, तभी तो मेरे, सॉरी, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कराया, तभी तो मेरे पास प्रॉफिट आया। समझे? ये चीज समझ में आती है? 3,000 की खरीदी, 3,000 की बेच दी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? 3,000 लिखता, है ना? सर यहाँ पे भी मैं क्या लिखता? 3,000 लिखता। मेरा प्रॉफिट क्या होता? जीरो। कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं आता। कम में बेचते तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2,000 में बेच देता, तो मैं यहाँ पे 2,000 लिखता, तो सर मेरा प्रॉफिट की जगह 1,000 रुपये का लॉस आता, तो मेरे कैपिटल के अंदर इस 2,000 की जगह 1,000 का लॉस आ रहा होता। सही है। अभी इतना मुश्किल ना करो, सीधा सीधा वाला रख लो हिसाब किताब। ठीक है, हाँ नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सारी चीजें तो पता नहीं क्यों मैंने बता दी, अभी बताने का दिल नहीं चाह रहा था मेरा, फिर भी बता दी। मुझे ये बताओ, ये पता चल गया एसेट को इंक्रीज कैसे करना है, एसेट को डिक्रीज कैसे करना है, ये पता चल गया। लाइबिलिटी को इंक्रीज कैसे करना है, लाइबिलिटी डिक्रीज कैसे करनी है, इनकम इंक्रीज कैसे करनी है, इनकम डिक्रीज कैसे करनी है, एक्सपेंस कैपिटल वगैरह सब, इन सारी चीजों की समझ में आती है। सर अब मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, आपने सिर्फ एंट्रीज पास करके देनी है मुझे, ठीक है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तो मैंने बताया ही नहीं है अभी तक। अच्छा, कुछ लोगों का एक शिकायत थी मुझसे कि भाई सर आपने कोर्स के बारे में नहीं बताया। बता के क्या ही हो जाएगा? पढ़ना तो है ना, मैं अभी भले अभी बताऊं भले ना बताऊं, पढ़ना तो है। पढ़ लेंगे सुकून से सारी चीजें। टोटल मिला के 10 चैप्टर हैं, 10 में से 8 बहुत आसान है, 2 बहुत मुश्किल है। मैं सारे नाम भी लिख के दिखा दूं अभी, लेकिन फायदा नहीं है ना, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों को, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है कुछ इसमें से। इसीलिए मैं तो अब वो सारी चीजें स्किप कर जाता हूँ। मैथ्स में ये चीज सही रहती है, क्योंकि मैथ्स में जितनी भी चीजें 99% चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई होती हैं, तो मैथ्स में कोर्स बताना सही रहता है। अकाउंटिंग में मेरे हिसाब से बताने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि पढ़ाई पहली बार है। कॉपी कर ली बेटा? अब मैं एक एक करके ट्रांजैक्शन बस लिख रहा हूं, आपने उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है? स्टार्ट करें। ट्रांजैक्शन नंबर हमारी थी 5। चलिए जी, परचेज मशीनरी, माशाल्लाह, मशीनरी बाय पेइंग 2,000 रुपये। कौन सी तारीख को एंट्री पास होगी? 5 जुलाई को, सॉरी जनवरी को। अच्छा यार, मैं ना एंट्री अब डायरेक्ट पास करूँ, वो लाइनें लाइनें आपने बनानी है अपने पास, मैं नहीं बना रहा अभी, ठीक है? तो मशीनरी मेरे लिए एसेट है, क्या करूंगा? मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 2,000 रुपये से। सर जो पहले होके लिखा हुआ वो डेबिट है, जो बाद में होके लिखा है वो क्रेडिट है, ठीक है? सही है, मैं वो कॉलम्स नहीं बना रहा, टाइम लग जाता है उसमें काफी। ठीक है,
ट्रांजेक्शन नंबर 6, obtained a bank loan of ₹5,000. अब हमने कुछ नहीं करना, आज की रिमेनिंग क्लास और कल की पूरी क्लास सिर्फ एंट्रीज पास करनी है और कुछ नहीं करना हमने। मुख्तलिफ किस्म की एंट्री सीखनी है हमने बस। बहुत अच्छे सर। कैश डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट कितने से? अच्छा इंजीनियरिंग वालों, कहीं पे भी फंसो, कोई एक एंट्री समझना है मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। पांचवी वाली एंट्री में क्या हुआ, हमने मशीनरी परचेज करी है 2,000 का कैश देके, सही है। तो कैश मेरे पास से गया, कैश कम करना चाहिए, तो मैंने कैश को क्रेडिट करके दिखा दिया 2,000 रुपए से, सही है। कैश क्रेडिट हो जाएगा ना, कम करने के लिए मैं क्रेडिट करता हूँ, सही है। और इसकी जगह एक नया एसेट आया मेरे पास, मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है, तो सर मशीनरी डेबिट कितने से? सही है। कैश क्रेडिट किया ना, पे किया ना मैंने, कैश पे किया, पे करने की वजह से कैश मेरे पास से चला जाएगा, तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा ना। हम्म। कैश का बैलेंस मुझे कम करना है, कम करने के लिए क्या, एसिड को कम करने के लिए क्या करते हैं? एसिड है बेटा, एसिड, ये रहा ये रहा, ये टेबल सामने रखो। एसिड को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो सर कैश कम हो रहा है ना मेरा, कैश कम हो रहा है ना मेरा, तो कैश को क्रेडिट करके दिखा दिया। मशीनरी भी एक एसिड जा रहा है, एक एसिड आ रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिया, जो एसिड आ रहा है उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन नंबर 6 समझ में आती है? नहीं बेटा, प्रॉफिट की एंट्री नहीं होती, याद रखना, प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं पास होती, कभी भी आपने ये एंट्री पास नहीं करनी कि प्रॉफिट क्रेडिट और कैश डेबिट। देयर इज नो एंट्री फॉर क्रेडिट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? एक्सपेंस माइनस इनकम है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो एक इनकम की एंट्री पास करोगे, एक एक्सपेंस की एंट्री पास करोगे, वो माइनस होंगे तो आपके पास प्रॉफिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। पूरी आज से लेके 50-60 साल जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ो, याद रखना कोई देयर इज नो एंट्री फॉर प्रॉफिट, ठीक है। नहीं बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए साथ साथ पास बना रहा था, ठीक है। उसको कोई पास बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एंट्री की है, तो आप सिर्फ एंट्री पास करेंगे। आगे बढ़े बेटा, अगली ट्रांजेक्शन लिख के, ट्रांजेक्शन नंबर 7। बहुत अच्छी। 7 जनवरी को क्या एंट्री पास करूंगा? सर एक एक्सपेंस है मेरे पास, सही है, रेंट का, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और कैश पे किया है, कैश क्रेडिट, बेहतरीन। कितने थे? 500। मुझे बताइए कोई मसला? एंट्री क्या बोल रही है कि मैंने रेंट एक्सपेंस पे किया, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे, है ना। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। बढ़ाने के लिए एक्सपेंस को बढ़ाना हो क्या होता है? डेबिट किया जाता है। तो रेंट एक्सपेंस मैंने डेबिट साइड पे लिखा, 500 रुपये। कैसे पे किया? ये कैश से पे किया, तो मेरे कैश का बैलेंस कम हो गया, सही। तो कैश मैंने क्रेडिट कर दिया। रे हाँ, तो रेंट एक्सपेंस एसेट को कम करेगा ना, तो ये मेरा एसेट कम हो रहा, कौन सा एसेट कम हुआ? कैश कम हुआ ना, तो कैश मैंने क्रेडिट करके दिखाया कम करने के लिए, वो तो मेरा एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस बढ़ाने के लिए तो मैं डेबिट करूंगा ना, सही है, समझ में आती है। ट्रांजेक्शन नंबर 8।
नजर आ रहा है ना? अभी एक सेल करके आए थे ना थोड़ी देर पहले, तो उसके पैसे ना लूं मैं? भाई पीछे भाई एक भाईजान थे जिनको हमने यहाँ पे बेची थी चीजें। सही है, कितने पैसे रिसीव करने थे? 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये रिसीव कर लूंगा। कैसे रिसीव करूंगा? बहुत अच्छे 8 जनवरी को ये एंट्री पास हो रही है। कैश रिसीव करूंगा, कैश का एसेट बढ़ेगा। एसेट बढ़ाने के लिए कैश मैंने डेबिट कर दिया 5,000 रुपये से। और सर जो रिसीवेबल एक बुक हुआ हुआ था, 5,000 रुपये जो मुझे रिसीव करने थे वो रिसीव हो गए। क्या अब वो मेरी बुक्स में नजर आने चाहिए? बाहर निकाल देना चाहिए ना उनको मुझे। तो एसिड को कम करने के लिए क्या करता हूँ? 5,000 से। मुझे बताइए क्या ये कहानी समझ में आती है? रिसीव हो गए ना? तो अब ये मुझे रिसीवेबल नहीं रखना चाहिए ना अपने पास। मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर एक अकाउंट रिसीवेबल का एसेट आ रहा है 5,000 रुपए का, जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये नजर आ रहा। क्या ये पैसे रिसीव करने के बाद नजर आना चाहिए? नहीं, मतलब इसका बैलेंस जीरो होना चाहिए। तो सर मैंने एक एंट्री पास करी थी जिसमें इसके बैलेंस को 5,000 रुपए से बढ़ाया था। सही है। अब ये 5,000 रुपए से कम करना है ना, तभी तो जीरो होगा ना। तो कहाँ गया? मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके दिखा दिया। तो सर 5,000 रुपये पहले डेबिट करके बढ़ाया था, जब पैसा रिसीव हो गया तो 5,000 से वापस क्रेडिट कर दिया, जीरो हो गया। समझे? समझ में आती है? पक्का? तो सर जरा बताइए, जब मैं एंट्री पास करूंगा पेमेंट की, पेड द सप्लायर, सप्लायर से भी हमने क्रेडिट में परचेज किया था। कितने का? 3,000 रुपये का। अकाउंटिंग वालों बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। बाकी बताइए क्या एंट्री पास करेंगे? एक्सपेंस होगा। हाँ। अकाउंट्स पेएबल बहुत अच्छे, देखिए कैश मेरे पास से जा रहा है। कैश कम होना चाहिए। कौन सी तारीख को? 9 जनवरी को। कैश मेरे पास से जा रहा है, मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 3,000 रुपए से। सही। और जो मेरी लायबिलिटी थी कौन सी वाली? अकाउंट पेबल हमने बुक किया था 3,000 रुपए का। क्या ये लायबिलिटी अब नजर आनी चाहिए? तो इस लायबिलिटी को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए क्या करता हूं? लायबिलिटी डिक्रीज करने के लिए डेबिट की जाती है। अकाउंट्स पेबल डेबिट हुआ 3,000 रुपए से। क्या ये कहानी समझ में आती है? पक्का? क्या समझ नहीं आया बताओ मुझे। चलो पहली चीज ये बताओ, मैं यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है? सर इस पॉइंट पे मेरे पास एक अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, पैसा मुझे रिसीव करना है। कितने का? 5,000 रुपये का। सर वो पैसा मुझे रिसीव हो गया। मुझे बताओ क्या अब ये अकाउंट रिसीवेबल में नजर आना चाहिए? नहीं नजर आना चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल मेरे लिए क्या था? नहीं था क्या, एसेट था या लाइबिलिटी थी? एसेट था। तो सर जब मैंने एसेट रिकॉर्ड किया था, मैंने इसको डेबिट करके दिखाया था। भाई अब ये एसेट मेरी बुक्स में से बाहर जाना है, एसेट को कम करना है। एसेट को कम करने के लिए क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। तो सर मैंने एसेट को क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये से। सही। इसके जवाब में मुझे 5,000 रुपये का कैश रिसीव हुआ था। तो सर मैंने कैश, कैश भी मेरे लिए एक एसेट है। एक एसेट बढ़ा, उस एसेट को मैंने डेबिट कराया। एक एसेट कम हुआ, उस एसेट को मैंने क्रेडिट करा दिया। सही है। सिमिलरली जब ट्रांजेक्शन नंबर 9 पे हम पहुंचे, तो कहाँ गया? सर यहाँ पे मेरे पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई हुई है। अकाउंट पेएबल इज माय लायबिलिटी। कितने की? 3,000 रुपए की। एक जमाने में जब मैंने परचेज करी थी तो मैंने अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करी थी। उस वक्त मैंने लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब मैं इस लायबिलिटी के पैसे पे कर रहा हूं, तो क्या ये लायबिलिटी मेरी अकाउंटिंग में नजर आनी चाहिए? बाहर निकल जानी चाहिए। लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट है, डेबिट करते हैं। तो सर मैंने लायबिलिटी को डेबिट करके दिखाया। अकाउंट पेबल मेरा डेबिट हुआ तो लायबिलिटी मेरी कम हो गई, और मैंने कम लायबिलिटी के लिए कैश पे किया।
तो मेरा एक एसेट भी कम हुआ, एक लायबिलिटी कम, एक एसेट कम। तो कैश को कम करने के लिए मैंने क्रेडिट किया। मुझे बताइए क्या ये दोनों एंट्री समझ में आती है? पक्का? एक थोड़ी सी मुश्किल एंट्री लिख के चलें, कॉपी कर लें, कॉपी कर लें। अच्छा, आज की क्लास के बाद आप लोगों ने एक काम ये करना है, मेरी इसके बाद शायद एक क्लास आपकी और है। सही, क्लासेस वगैरह से फारिग होने के बाद एडमिन में मैडम रामीन होती है। सही, तो उनसे जाके अपने आप को ग्रुप्स में ऐड कराना है, क्योंकि मैं दोपहर में ग्रुप पे होमवर्क भेजूंगा एक। ठीक है, एक एंट्रीज का एक क्वेश्चन भेजना है मुझे, तो उससे पहले पहले सारे ऐड हो जाए। ठीक है, सही है। क्लास के बाद मैडम रामीन के पास चले जाइएगा, वो आपको ग्रुप्स में ऐड कर देंगी। अब ना दोनों एक साथ ही आनी है, दोनों में से कोई भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले डेबिट लिख लो, पहले क्रेडिट लिख लो। कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया? आगे बढ़े। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी? 10। बेटा मैडम रामीन को आप लोग मैसेज कर लें, मैं उनका नंबर बता देता हूँ, क्लास के बाद मैं नंबर बता देता हूँ उनको, आप मैसेज कर दिएगा तो वो आपको ग्रुप्स में ऐड कर देंगी। ठीक है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन नंबर 10, ध्यान से। ओ, सॉरी। हाँ भाई। बेहतरीन। 10 जनवरी। सर एक्सपेंस है मेरे लिए, इंटरेस्ट एक, इंटरेस्ट मेरे लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पे कर रहा हूं, तो कैश जा रहा है मेरे पास से, कैश क्रेडिट। कितने से? 1000 रुपये से। ऐसा। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे, एक्सपेंस के लिए क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया 1000 रुपये से। मैंने जब पे किया होगा तो कैश से पे किया होगा, है ना? तो कैश कम हुआ होगा, तो कैश मैंने क्रेडिट कर दिया 1000 रुपये से। कैश कम करने के लिए क्रेडिट करूंगा ना, कम करने के लिए। ठीक है, आओ थोड़ी सी 2 नंबरी करें। ट्रांजैक्शन नंबर 11 जनवरी। क्या एंट्री पास करूंगा? कैश डेबिट। सर बोल क्या रहा है कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बैंक से। सही, इंटरेस्ट इन यानी पैसा रिसीव हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है मेरे लिए। कौन सा एसेट बढ़ रहा है? कैश। तो मैंने कैश डेबिट कराया कितने से? और ये सर मेरे लिए कमाई है, कमाई मीन्स इनकम। इनकम के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मैंने बोला, ओ सॉरी, नाम तो लिखना ही भूल गया। इंटरेस्ट इनकम कितने से? 3000। मुझे बताइए क्या ये कहानी समझ में आती है? हाँ, सेविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें बैंक पे करता है। ठीक है। मुझे ये बताओ क्या आपको, अच्छा चलो एक एक एंट्री और लिखते हैं। एक नहीं, वैसे 2 एंट्रीज लिखवानी है मुझे। एंट्री नंबर 12। सही है। ओनर इन्वेस्टेड 2000 कैश एंड
5,000 एंड बाइक ऑफ, पहले मुझे ट्रांजैक्शन समझाओ क्या कह रहा है। नहीं, ओनर ने क्या किया, 1-2 हजार रुपए क्या कैश जमा कराया, क्या कहाँ पे, बिजनेस में लाके, बिजनेस में 2 हजार रुपए इन्वेस्ट किए और एक अपनी पर्सनल बाइक उठा के बिजनेस में डाल दी। तो मुझे बताओ ये जो कहाँ गया, 5,000 रुपए हैं, ये भी ओनर की इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी ना। ओनर अपने घर की चीज बिजनेस में लेके आ गया, तो ये मेरे लिए कैपिटल को क्या करना चाहिए, इंक्रीज। इस 2,000 से भी कैपिटल को क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो इन टोटल 12 जनवरी को मेरे पास कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रहा है, 7,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। सही। और बिजनेस के लिए सर कैश बढ़ रहा है, क्योंकि ओनर ने जो कैश लाके दिया उसकी वजह से कैश इंक्रीज हुआ 2,000 रुपए से। सही। और साथ ही साथ एक मोटर बाइक, ये भी बिजनेस के लिए एसेट है, बिजनेस के लिए एसेट है। तो सर एक एसेट मैं बाइक के नाम से रिकॉर्ड कर लूं, मोटर बाइक, बाइक जो भी आपको नाम अच्छा लगे। बाइक डेबिट होनी चाहिए कितने से, 5,000 से। क्या ये चीज समझ में आती है बाजीज, आगे वाली बाजीज समझ में आती है। सही है। तो सर याद रखिएगा, ओनर अपने पास से जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कैश लाए। सर ओनर अपने घर में बिजनेस शुरू कर दे, तो वो घर बिजनेस, वो हमारे लिए बिजनेस वो बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। ठीक। ओनर अपने घर से फर्नीचर उठा के ले आए, वो हमारे लिए कैपिटल बन जाएगा। मतलब ओनर कोई भी चीज जो अपने घर से या अपने पास से उठा के बिजनेस में लाके रख रहा है, भले वो कैश हो भले वो नॉन कैश हो, यानी भले वो मॉनिटरी हो भले वो नॉन मॉनिटरी हो, वो किसका पार्ट बनेगी, कैपिटल का। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हमारा ओनर अपने घर से पैसे लेके या बाइक वगैरह लेके बिजनेस में लाके डाल रहा है, इसी तरीके से बिजनेस से पैसे लेके घर लेके जा सकता है। सही। उसके बिजनेस है, जो करना चाहे करे। तो सर मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखी, ट्रांजेक्शन नंबर 13, ओनर टुक ₹3,000 टू हिज होम। सर बिजनेस में से 3,000 रुपए वो निकाल के अपने घर लेके चला गया। ठीक है। अच्छा, इसमें सबको ये तो सॉरी, इसमें सबको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि सर हमने कैश को क्रेडिट करना है, कैश लेके जा रहे हैं ना, तो मैंने कैश को तो क्रेडिट करना है कितने से, 3,000 रुपए से। अब बारी आती है डेबिट की। कौन सी तारीख है ये, 13 जनवरी। नहीं, ड्राइंग तो मैंने बताया ही नहीं है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। अब अगर इंजीनियरिंग वालों, उन लोग ने एक वर्ड बोला, ड्राइंग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाद में पढ़ लेना। मुझे ये बताओ, जब ओनर 3,000 रुपए कैश से लेके गया, जब ओनर 3,000 रुपए कैश से लेके गया, तो अब उसका कैपिटल कम हुआ बिजनेस में, उसका कैपिटल कम हुआ बिजनेस में। तो मुझे आइडियली जितना हमने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या डेबिट करना चाहिए, कैपिटल डेबिट करना चाहिए ना, क्योंकि ओनर का कैपिटल कम हो गया। थोड़ा सा मसला क्या है सर, अकाउंटिंग की जबान में जब आपका ओनर पैसे घर लेके जाए, भले पैसे लेके जाए, कोई और एसेट लेके जाए, तो आप उसको कैपिटल की जगह वर्ड देते हो ड्रॉइंग्स का। सही है। आप उसको कैपिटल की जगह वर्ड देते हो ड्रॉइंग्स का, कितने से, 3,000 रुपए। ड्रॉइंग, व्हाट इज ड्रॉइंग, विदड्रॉइंग द कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस, है वही चीज, लेकिन सिर्फ ओनर की ट्रांजेक्शन को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम अलग रख दिया। एसिड नहीं, एसिड कम हुआ वो हमने कैश क्रेडिट किया हुआ, ये रहा। ठीक है। एसिड जो मेरा कम हुआ, मैंने कैश को क्रेडिट किया हुआ 3,000 रुपए से। सही। एसिड कम हुआ, साथ साथ ओनर का कैपिटल भी कम हुआ। अब हमने जितनी अकाउंटिंग सीखी थी उसके हिसाब से कैपिटल को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे। सही। बस डेबिट का नाम अकाउंटिंग ने चेंज करके क्या रख दिया, ड्राइंग्स रख दिया। ये चीज समझ में आती है। एक बात बताओ, मैं अज्यूम करता हूं, अभी पीछे वाली हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स बना ली है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से नंबर्स लिख रहा हूँ कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास कैश था लेट से 5,000 का, और फर्नीचर था लेट से 2,000 का, ये अज्यूम करके नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है। पीछे से कैरी फॉरवर्ड अब बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। कितने का था, ये हो गया 7,000 रुपए का। ठीक है। इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे आऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई लेट से अज्यूम करता हूं कैपिटल भी मेरा कितने का हुआ, 7,000 का। ठीक है।
कैपिटल कितने का हुआ? 7,000 का। फिर मुझे पता चला कि ओनर 3,000 रुपए लेके घर निकल गया, तो मुझे बताइए ये 5,000 गलत लिखा मैंने, है ना? 3,000 चले गए ना मेरी बुक्स में से, तो 5 की जगह कितना लिख दूं? 2,000। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4,000। ऑन दी अदर एंड जब मैं कैपिटल की तरफ जाऊंगा तो मैं पहले क्या करता था, जब भी ओनर कुछ लेके आ रहा था कैपिटल बढ़ा रहा था, अब कैपिटल कम करना चाहिए मुझे, तो सर उस कैपिटल को कम करने के लिए मैं जो वर्ड यूज करता हूं, दैट वर्ड इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। कितने से? 3,000 रुपए से माइनस करा, ड्रॉइंग्स है माइनस एस, कैपिटल को कम कर रहा है, तो मैंने कितना? 4,000, हाँ 4,000 रुपए की मैंने ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करी। सही, इसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे बिल्कुल। द कैपिटल विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस शैल ऑलवेज बी कॉल्ड ड्राइंग्स। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये मेरा इनकम है या एक्सपेंस है? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। कितने बोलने एक्सपेंस है? ओनर पैसे लेके घर चला गया, बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अकाउंटिंग वाले भी यही बोल रहे हैं, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है? अकाउंटिंग वालों कहाँ चले गए? एक्सपेंस है। डेफिनेशन पे आओ, क्या डेफिनेशन पड़ी थी एक्सपेंस की? Expense are decrease in economic benefit during the accounting period in the form of outflow or depletion of asset or incurrence of liabilities that result in decrease in equity other than those relating to distribution to equity participant। मतलब इक्विटी के पार्टिसिपेंट अगर कुछ पैसा लेके घर जाते हैं, वो एक्सपेंस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। सही है, वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। पैसा ही उसका है, वो लेके जा रहे, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस थोड़ी है। सर याद रखिएगा, ओनर पैसा लेके आए दैट इज नॉट एन इनकम, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। सही है, ओनर पैसा लेके घर जाए दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज एन रिडक्शन इन कैपिटल। ठीक है, तो याद रखना डिविडेंड कभी आप पे करोगे इन फ्यूचर जाके, तो अभी हम लोग जितने भी सवाल करेंगे उन सब में ड्राइंग्स आ रही होंगी। ड्राइंग्स इज नॉट एन एक्सपेंस। ठीक है, तो पीछे जो हम, पीछे नहीं बल्कि यहाँ पे मैंने बोला था ना कि हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर सारे इनकम्स आ रही होती हैं, जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। तो क्या मैं इसके अंदर ड्राइंग्स दिखाऊंगा? क्या मैं इसके अंदर ड्राइंग्स दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या डिसाइड किया, ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। व्हाट इज ड्राइंग? रिडक्शन ऑफ कैपिटल सिंपली। ठीक है, तो अकाउंटिंग वालों ये अपना कॉन्सेप्ट सही कर लो, ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। मुझे पता है बचपन में आप लोग सारे यही सीख के आते हो, 90% केसेस में बच्चों अकाउंटिंग में यही बताया जाता है कि ड्राइंग का मतलब एक एक्सपेंस है क्योंकि हमारे पास से कैपिटल कम हो रहा है। सर डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एक्सपेंस वो चीज है जिसकी वजह से कैपिटल में कमी आए, अदर देन दोज ड्यू टू ओनर्स। सही, ओनर्स के अलावा किसी और वजह से अगर कमी आए तो वो हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। अगर ओनर्स की वजह से कमी आ रही है, मतलब ओनर पैसा उठा के घर लेके जा रहा है, तो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज रिडक्शन इन कैपिटल, दैट आर कॉल्ड ड्राइंग्स। समझ में आती है ये चीज? कोई मसला इसमें? मुझे बताइए, हमने आज टोटल मिला के 13 एंट्रीज पास करी हैं, इन 13 में से कोई एंट्री ऐसी जो जो आपने पूछनी हो मुझसे? हाँ कॉपी कर ले, बिल्कुल कॉपी कर ले। सर अब अभी अगेन आप लोगों ने क्लास के बाद जब फारिग हो जाओ, मैं इंशाल्लाह 5 साढ़े 5 बजे तक क्वेश्चन बना के आप लोगों को दूंगा, तो उससे पहले पहले आप लोगों ने ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, पीडीएफ भी मैं उसी ग्रुप पे सेंड करूंगा, पहले सारे ऐड हो जाए ना। मैंने सेंड तो कर दिए थे लेकिन उसमें शायद कोई 15 या 16 लोग ही मौजूद हैं ग्रुप के अंदर। रजिस्टर्ड ग्रुप भी बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं जाके उनको बोल दें, क्या नाम है, राहीन नाम है उनका, शायद राहीन राहीन जो भी है, रामीन, सॉरी रामीन नाम है उनका, उनको बोल दीजिए वो आप लोगों को ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, तो मैं शाम 5 बजे तक इंशाल्लाह आप लोगों को होमवर्क भेजूंगा। ठीक है, होमवर्क क्या होगा सर, गिनती की 12-15 एंट्रीज हैं, वो एंट्रीज आपने पास करके लानी है। अगेन कल का पूरा दिन भी हमारा एंट्रीज पास करना और कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। कहाँ गई? ये रही। सर फोर्थ एंट्री में क्या बोल रहा था कि हमने इन्वेंट्री सेल करी है 5,000 रुपए की। ठीक है, मुझे ये बताइए, अच्छा क्रेडिट पे सेल करी है, तो मुझे ये वाला पोर्शन तो समझ में आता है, क्रेडिट पे सेल करी है मतलब मुझे उधार रिसीव करना है किसी से, मेरे लिए एसेट है, एसेट है तो मैंने डेबिट करा दिया अकाउंट रिसीवेबल कितने से,
5,000 रुपए से। जब मैं सेल करता हूं तो मेरे लिए इनकम होती है, सेल करता हूं तो इनकम होती है। तो सर इनकम के लिए क्रेडिट करता हूं, 5,000 रुपए से इनकम क्रेडिट हो गई। पहली एंट्री के पहले पोर्शन में कोई मसला, पहला पोर्शन सबको समझ में आता है। दूसरा पोर्शन यहां पे कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, सही है, दूसरा पोर्शन हमें खुद पास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सर जब मैं सेल करूंगा तो इन्वेंट्री मेरी बुक्स में से बाहर जाएगी, तो इन्वेंट्री को भी तो बाहर निकाल के दिखाना है ना मुझे। तो जो पिछली वाली एंट्री में 3,000 रुपए से एंट्री का इंक्रीज रिकॉर्ड किया था, अब यही 3,000 रुपए मुझे रिवर्स कर देने चाहिए, बुक्स में से बाहर निकाल देने चाहिए। तो सर 3,000 रुपए से मैंने इन्वेंट्री कम कर दी, एसिड कम करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। इन्वेंट्री बाहर निकाली कितने से? 3,000 रुपए से। तो अब सर याद रखना, हर एंट्री अगर एक का डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी होगा, तभी तो इक्वेशन मैच होगी। सिमिलरली अगर एक एंट्री का क्रेडिट है तो उसका डेबिट भी होगा, है ना। डबल एंट्री, डबल इम्पैक्ट क्यों बोला था मैंने? क्योंकि सर हर इम्पैक्ट दो जगह जाके डलता है। तो अगर मैंने 3,000 रुपए का एक एसेट कम करा है तो उसकी जगह कोई लाइबिलिटी, कोई कैपिटल एक्सपेंस इनकम, कहीं ना कहीं कोई दूसरी मूवमेंट तो आएगी ना। तो सर वो दूसरी मूवमेंट हमारे पास एक्सपेंस में आती है। ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? सर जो चीज मैंने बेची उसका खर्चा, कॉस्ट प्राइस, सिंपल। सर 3,000 रुपए, अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने ये 3,000 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी होती और इसके ऊपर लेट से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में मैंने अज्यूम कर लेते हैं 500 रुपए का खर्चा किया होता। अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने इस इन्वेंट्री की मॉडिफिकेशन पे 500 रुपए का खर्चा किया होता, तो ये 3,000 रुपए की इन्वेंट्री 3,500 की बन चुकी होती, है ना। 3,000 रुपए की इन्वेंट्री 500 के खर्चे के बाद 3,500 की हो चुकी होती, सही। तो मैं यहां पे क्या क्रेडिट करता उस सूरत हाल में? 3,500 क्रेडिट करता, सही है। और अगेन सर सेल करने के लिए मैंने कितने का खर्चा किया? 3,500 का। 3,000 इन्वेंट्री परचेज करने में, 500 इन्वेंट्री मॉडिफाई करने में, तो टोटल खर्चा उस सूरत हाल में मैं यहाँ पे कितना रिकॉर्ड कर रहा होता? 3,500 का। नहीं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अवर एक्सपेंस, ठीक है। तो वो उसके लिए एक अलग एंट्री पास होगी ना, इन्वेंट्री, उसके लिए इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है, वो अभी छोड़ दो, मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बता दिया, मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी एंट्रीज वहां पे, ठीक है। मुझे अच्छा और कोई एंट्री इसके अलावा? और कोई एंट्री? नंबर 5, ये रही बेटा एंट्री नंबर 5। अच्छा चौथी एंट्री मुझे पता है थोड़ी सी आप लोगों के लिए अजीबोगरीब सी हो गई है, कोई मसला नहीं है, एंट्री हमने सही पढ़ी है, ट्रांजैक्शन हमने सही पढ़ी है, नहीं है तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है। और मुझे अकाउंटिंग वाले बताओ, ये चीज आप लोगों ने नहीं सीखी कि सर जब सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो साथ में उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा आप लोग फिर परचेज की क्या एंट्री पास करते हो? अकाउंटिंग वालों से पूछ रहा हूं मैं। परचेज डेबिट करते हो और कैश क्रेडिट करते हो? अच्छा, यानी आप लोगों ने कभी भी परचेजेस रिकॉर्ड करते वक्त इन्वेंट्री डेबिट नहीं करा। अच्छा ये एंट्रीज तो बाद में सीखी होंगी ना कि सर जब हम परचेजेस रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इन पीरियड के एंड पे जाके परचेजेस को इन्वेंट्री में ट्रांसफर करते हैं, ये चीज सीखी थी। इन्वेंट्री डेबिट परचेज क्रेडिट, मतलब इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया ही नहीं है, ऐसे ही आ गए। चलो खैर है, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने बेसिकली, मैंने क्या बताया था कि आप लोग जो अकाउंटिंग पढ़ के आए हो वो उस वक्त के लिहाज से सही थी, अभी थोड़ी सी गलत है। गलत नहीं यानी इनकम्प्लीट है। आपने एंट्री का एक पोर्शन पढ़ा है कि परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, सही है। अब जरा खुद से सोच के मुझे बताओ, क्या मेरी बुक्स में इन्वेंट्री नजर आ रही है? परचेज मेरे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, हालांकि खरीदी मैंने एसेट, है ना। परचेज मेरे लिए एक एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हो ना आप उसको, लेकिन है मेरे लिए एसेट क्योंकि इन्वेंट्री आ रही है। तो आप परचेज डेबिट कैश क्रेडिट तो कर रहे हो लेकिन उसका एसेट नजर नहीं आ रहा कहीं पे। तो एक एंट्री मजीद पास करी जाती है जिसमें क्या किया जाता है, परचेज को क्रेडिट करते हो आप और इन्वेंट्री डेबिट करते हो। भाई ये सारी बातें मैं अजीबो गरीब सी बातें अकाउंटिंग वालों से बोल रहा था, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों आप चिल बैठो, कोई मसला नहीं है आपके लिए, आपने वो पढ़ा ही नहीं है गलत, तो सही करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। अच्छा जी मुझे बताइए बेटा, और कोई सवाल, कोई और एंट्री जो आपको पूछनी हो ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों, अच्छा मैं आपको वो मिस रामीन का नंबर बता दूं ऑनलाइन वालों के लिए। यार अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता।
नंबर है इनका 03111144 090। सही है। इनको आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड करेंगी ये। जी बेटा, देखो अभी आप लोगों ने, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या उसके अकाउंटिंग के? अकाउंट, हाँ। अबे सही से बताओ लो। देखो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे हम सीखेंगे। इन्वेंट्री की दो किस्म की अकाउंटिंग होती है। एक कहलाती है पीरियोडिक अकाउंटिंग, एक कहलाती है परपीचुअल अकाउंटिंग। पीरियोडिक अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जो भी परचेजेस हो रही हैं वो सारी की सारी परचेज के अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहते हो। फिर पीरियड के एंड पे आके उनको ट्रांसफर करते हो इन्वेंट्री में। ठीक है। परपीचुअल में क्या होता है, जो परचेज हुई सीधी सीधी इन्वेंट्री में। यानी इन्वेंट्री अकाउंट टाइमली अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा था, जैसी कोई मूवमेंट हो इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। परचेज के अकाउंट में, परचेज वाली जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो इसमें इन्वेंट्री अपडेट नहीं हो रही होती। इन्वेंट्री कब अपडेट होती है, जब पीरियड एंड पे आके आप वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक मूवमेंट बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके आपकी इन्वेंट्री अपडेट होती थी। सही, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आगे जाके हम सीखेंगे। चलिए सर, इंशाल्लाह अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अब्दुल हन्नान, ये थोड़ा सा आगे जाके हमें पता चलेगा कि टोटल बैलेंस कैसे आएगा हमारे पास। सही। अकाउंटिंग हमने, मैंने बताया था ना 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। 8 में से दूसरा हमने पढ़ लिया, तीसरा एक और कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा लेजर का। वो हमें बता रहा होता है हर पॉइंट पे कि कितना बैलेंस हमारे पास मौजूद है। ठीक है। और कोई चीज बेटा ऑनलाइन वालों, आप लोग चाहो तो ऑफ कर सकते हो बेटा। रेवेन्यू क्या होता है, देखो रेवेन्यू होता है कांग्या, हमारे पास एक चीज है इनकम। इनकम क्या है सर, जब भी मैंने कोई जो मेरी कमाई है वो मेरे लिए इनकम है सिंपल जबान में। ठीक है। रेवेन्यू क्या है कि सर वो पैसा, वो कमाई जो मैंने अपनी प्रोडक्ट को बेच के कमाई हो। सही है। अब जैसे मैंने अपनी इन्वेंट्री बेच के जो पैसा कमाया वो रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया तो ये रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, ये इनकम कहलाएगी। ठीक है। रेवेन्यू होनली एंड सोनली मेरी प्रोडक्ट से रिसीव होता है, जो मैं, जो मेरा बिजनेस है उसको बेच के जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है। और बताइए बेटा। रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट से, जो मेरा मेन कोर बिजनेस है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जैसे एआरटीटी है, एआरटीटी का मेन बिजनेस क्या है, एजुकेशन। सही। तो एजुकेशन से जो पैसा कमाऊंगा वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये एसी वगैरह पुराने हो गए, हमने इनको बेच दिए, इनको बेच के थोड़ा सा पैसा कमा लिया, वो इनकम कहलाएगा, वो रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। हर रेवेन्यू इनकम है, हर इनकम रेवेन्यू नहीं है। ठीक है। ये यहाँ पे हमने लिखा था ना, ऑल रेवेन्यूज आर इनकम बट नॉट ऑल इनकम्स आर रेवेन्यूज। ठीक है। एंटरप्राइज बेटा एंटिटी को बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। अबे अभी वही तो बताया, जो अगर मैं अपने बिजनेस, जिस काम के लिए मैंने बिजनेस शुरू किया, सही है, उससे जो पैसा कमा रहा हूँ वो रेवेन्यू है। उसके अलावा अगर कोई पैसा कमा रहा हूँ तो वो इनकम है। फॉर एग्जाम्पल एआरटीटी का बिजनेस क्या है, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो एजुकेशन की जो फीस रिसीव कर रहा हूँ ये मेरा रेवेन्यू है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये टेबल वगैरह पुरानी हो चुकी है, मैंने इनको बेच दिया, इनको बेच के पैसा कमा लिया, ये रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, ये इनकम कहलाएगा। ठीक है। और कोई चीज बेटा ऑनलाइन वालों? चलें सर, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू